हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुपम एडुवर्स पे। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपके सी एस आई आर नेट जे आर एफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दैट इज़ ब्लड। ह्यूमन फिजोलॉजी में ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है अनुपम सिंह। मैंने अभी एमएससी अपनी कंप्लीट करी है जूलॉजी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ओके, सो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्लड की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है आपका ब्लड, ये आता है आपके एनिमल फिजियोलॉजी में। ठीक है, ये जो ब्लड है ये आपका आएगा एनिमल फिजियोलॉजी में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड है क्या। सो बेसिकली ब्लड क्या है। ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है मतलब ये एक ऐसा क्या कहते हैं, ये ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि ये दो टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है ब्लड। ठीक है, और ये बनता कैसे है। बेसिकली इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेल्यूलर एलिमेंट्स। सेल के जो एलिमेंट्स होते हैं ये उनसे बनता है। ठीक है, सेल के जो एलिमेंट्स होते हैं ये उनसे बनता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बनता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से ये बनता है। सेलुलर एलिमेंट्स को आप दूसरे शब्दों में और लिख के आप लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप इसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जिसमें आपके आते हैं आरबीसी, आता है आपका डब्ल्यूबीसी, और आपका इसमें आएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, और आपका इसमें क्या आएगा, प्लेटलेट्स। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपका होता है उसमें आपको देखने को मिलता है इसमें प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा। तो अगर मैं छोटा छोटा अगर ब्लड के फंक्शंस के बारे में दोस्तों आपसे बात करूं, वैसे फंक्शंस के बारे में आने वाली वीडियोस में डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा सा आपको क्रक्स दे देता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है। ब्लड डिलीवर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, डिलीवर न्यूट्रिएंट्स। ओके, और ये वेस्ट जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है हमारे सेल्स से। रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर सेल्स। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना। चलिए आइए, अब नेक्स्ट जो ब्लड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड में सबसे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए, इट इज ओपेक फ्लूइड। ओपेक फ्लूइड मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, आर पार इसके नहीं दिखेगा। ओपेक फ्लूइड। ठीक है जी, और इसमें आपका जो होता है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को कैसा अपीयरेंस देता है सर, रेड अपीयरेंस देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट जो ब्लड को रेड अपीयरेंस देगा। ओके, एंड नेक्स्ट 6 to 8% ऑफ द क्या बोलते हैं, ऑफ द टोटल बॉडी। 6 to 8% ऑफ द
टोटल बॉडी वेट। कहने का मतलब क्या है कि 6 to 8% जो ब्लड होता है ना, ये जो ब्लड होता है वो 6 to 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल बॉडी के वेट में, कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, 6 to 8%। ओके, क्लियर हो गया इतना? आइए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्लड के वॉल्यूम के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो मेंस में 5 से 6 लीटर आपको देखने को मिलेगा ब्लड। ठीक है, और विमेंस में आपको 4.5 से 5.5 लीटर देखने को मिलेगा ब्लड। ठीक है, अब मेंस में ज़्यादा क्यों होता है? वाई मोर? मेंस में ज़्यादा क्यों होता है? ड्यू टू हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के हाई लेवल की वजह से इसमें ब्लड भी, मेंस में ब्लड भी ज़्यादा होता है, जो हेमाटोपोइसिस के रेट को भी बढ़ा देता है, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ हेमाटोपोइसिस। ओके, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करने वाला हूँ। जो नेक्स्ट जो बात करूँगा वो बात करूँगा इसके डेंसिटी एंड इसका जो ब्लड का विस्कोसिटी होता है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब डेंसिटी जो होती है आपकी, इसमें होती है 1.050 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। और ये डेंसिटी जो है ब्लड की, मैं ये बता रहा हूँ, और डिपेंड करती है ये ब्लड सेल्स के नंबर्स पर, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ब्लड सेल्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा पर। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लड्स पे डिपेंड करेगा और कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा पर ये डिपेंड करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट मैं इसके विस्कोसिटी की मैं बात करूंगा तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब जो ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन है उसमें जो रेजिस्टेंस आएगा, उसमें जो रुकावट आएगी, उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे। ठीक है, उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे ब्लड प्लाज्मा और सीरम के बारे में। ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम के बारे में। सो ब्लड प्लाज्मा की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक येलोइश फ्लूइड होता है, which remains after RBC, WBC and platelets and other cellular components are removed through सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा एक येलोइश फ्लूइड होता है। जब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को और दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स को जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू
रिमूव कर देते हैं तो लास्ट में ये ब्लड प्लाज्मा जो है हमारे पास बचता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। व्हेन ब्लड इज क्लॉट, जब ब्लड क्लॉट होगा या फिर मैं कहूं कोएगुलेट होगा, ठीक है, जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा और कोएगुलेट होगा तो जो उसमें लिक्विड होगा, जो सस्पेंडेड लिक्विड होगा, मतलब वो कोएगुलेट नहीं होगा, वो क्लॉट नहीं होगा, जो सस्पेंडिंग लिक्विड होगा, उसमें जो रुका हुआ लिक्विड होगा, उस लिक्विड का नाम होगा सीरम। ठीक है, देन सस्पेंडिंग लिक्विड which was remain is serum। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो सबसे मेजर होता है, मतलब उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 93%। ठीक है, 93%। और उसमें और इसके जो सॉल्यूट्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है होम्योस्टैसिस में, इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टैसिस। फॉर एग्जाम्पल, maintaining the normal pH, normal plasma pH and osmolarity। ठीक है, नॉर्मल क्या कहते हैं, प्लाज्मा पीएच एंड ऑस्मोलैरिटी। तो मैंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा की जो कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा में, इसमें सबसे जो मेजर होता है, सबसे जो हाई अमाउंट में होता है वो वाटर होता है 93%। और इसके जो सॉल्यूट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं होम्योस्टैसिस में। जैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सॉल्यूट, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो कैसे प्ले करेंगे, वो प्लाज्मा के पीएच को नॉर्मल रखे रहेंगे और ऑस्मोलैरिटी को नॉर्मल रखे रहेंगे, ऐसे ये सॉल्यूट्स हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ इतना? चलिए अब कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा में मैं आपको कुछ क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपके होंगे बेटा कैटाइंस और आपके होंगे एनाइंस और इसमें आपके प्रोटीन्स होंगे और आपको शुगर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर कैटाइंस में आपको सोडियम देखने को मिल सकता है, इसमें पोटेशियम आपका इसमें पाया जाता है, कैल्शियम आपका पाया जाता है बेटा, और मैग्नीशियम भी आपका पाया जाता है, और इसमें आपका आयरन देखने को मिलेगा और आपका कॉपर भी इसमें देखने को मिलेगा। एनाइंस में मैं बात करूं, आई थिंक ये मेरे फोटो के पीछे आ रहा होगा ना शुगर, रुको रुको दोस्तों मैं इसे हटा देता हूँ, ये वाला मैं इस साइड लिख दूंगा, इस तरफ। ओके, एनाइंस की मैं बात करूं तो क्लोराइड आयन आपको इसमें मिलता है, बाइकार्बोनेट आयन आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, और इसमें आपको लैक्टेट देखने को मिलेगा और आपको इसमें फॉस्फेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉस्फेट भी देखने को मिलेगा। प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, थ्रोम्बिन, ये सब आपके क्लॉट करने में काम आएंगे, अभी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। और
शुगर में आपको इसमें ग्लूकोज देखने को मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ दोस्तों? ओके सर, क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको लिवर सिरोसिस होता है, ठीक है, सिरोसिस होता है तो प्लाज्मा का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज होने लगता है। इससे जो कोलॉइडल प्रेशर होगा, मतलब ब्लड में जो सेल्स होते हैं उनमें जो कोलाइड करने का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, मतलब टकराने का, कोलाइड मतलब टकराना, कोलाइडल प्रेशर इसमें आपका डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि H2O पानी जो होगा उसकी कमी हो जाएगी, उसका लॉस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पानी जो हो जाएगा लॉस हो जाएगा, जिससे कि आपको एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा देखने को मिलेगा किसका? टिश्यू का। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा, प्लाज्मा में आपका कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो मैं आपका यहाँ बता देता हूँ। एक आपका आता है क्रिएटिन, दूसरा आता है आपका ब्लड यूरिया, नेक्स्ट आता है आपका एल्केलिन फॉस्फेट, फॉस्फेटेज, माफ़ कीजिएगा, फॉस्फेटेज, एल्केलिन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका एसिड फॉस्फेटेज, एंड अगला आपका क्या आएगा दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये भी आपको प्लाज्मा में थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक टॉपिक आपको और बताना है मुझे, दैट इज ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड बफर सिस्टम। अब बेटा ब्लड बफर सिस्टम एक प्रकार का जो है दोस्तों मैकेनिज्म होगा। ठीक है, मैकेनिज्म होगा एक प्रकार का, जो कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करे रहेगा। ठीक है, मेंटेन करे रहेगा। ओके दोस्तों, मेंटेन करे रहेगा। और आपके जो ब्लड का जो नॉर्मली आपका पीएच जो आपको देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है अराउंड 7 to 8। ओके, अराउंड 7 to 8। सेवन टू एट, हाँ अराउंड, इसके अराउंड है 7.35 to 7.45। 8 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। 7.35 से लेकर 7.45 होता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं गलत बता रहा था, अब ये सही है। ठीक है, 7.35 से 7.45 होता है। और जो आपका क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होता है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट जो आपका आयन होता है, इसका आपका सबसे ज़्यादा ब्लड बफर सिस्टम होता है, हाईएस्ट ब्लड बफर सिस्टम आपका दोस्तों होता है। अब दोस्तों मुझे आपको जो चीज़ें अब इसमें दिखानी है, वो आपको ये दिखानी है मुझे कि जो मैं आपको प्लाज्मा में प्रोटीन्स आपको लिखवाए थे, उन प्रोटीन्स में जो प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले एल्ब्यूमिन की मैं बात करूँगा। ये क्या करता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, कैरियर फॉर फ्री फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स का कैरियर होता है। पीएच
जो होता है उसका मेंटेनेंस करने में ये फंक्शन करता है, जिसे हम बफरिंग कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, वाई ग्लोबुलिन आपका एक प्रोटीन होता है जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी का आपका फंक्शन करेगा। ट्रांसथायरेटिन होता है जिसे हम प्रियलब्यूमिन भी कहते हैं। ये क्या करेगा, ये थायराइड हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करेगा और रेटाइनॉल का ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन आयरन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज सिरोलोप्लाज्मिन। सिरोलोप्लाज्मिन कॉपर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, दैट इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट फेज रिएक्टेंट इन्फ्लेमेशन के तौर पे काम करेगा। हेप्टोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसका क्या काम है, ये हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। और जो हीमोपैक्सिन होता है दोस्तों, वो हीम की बाइंडिंग करने में काम आएगा और इसका ट्रांसपोर्ट करने में ये काम आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपके लिए ये सवाल है कि ये PYQ है, JRF का ही PYQ है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने आऊँगा तो जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई और बहन कमेंट में इसका आंसर देंगे, उनके कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में शो करूँगा। ठीक है, तो आपको बताना है, ब्लड बफरिंग सिस्टम पे ही सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल या इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम है ब्लड का। ठीक है, फॉस्फेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर, प्लाज्मा प्रोटीन या हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और क्लास कैसा लगा आपको बताइएगा। और मिलूँगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए CSIR नेट JRF जो लाइफ साइंसेस का जो टॉपिक है, जूलॉजी पोर्शन का, उसके साथ मैं आपको फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, जितने मेरे जूनियर्स हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं MSc में और जो BSc में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो। और जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, आसान भाषा में पढ़ना है, लाइफ साइंसेस से रिलेटेड, JRF की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लाइफ साइंसेस से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है आसान शब्दों में, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में करके आपको बताऊंगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज कि आपके दिमाग में तुरंत जाएगा। अच्छा, अब ये क्लास देखने के बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उसको पढ़िएगा, ये ब्लड का टॉपिक, और तब आप PYQs पे जाएंगे तो आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक कोई लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू इतना पेशेंटली आपने इस रिकॉर्डिंग को देखा। थैंक यू सो मच।